बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस चैप्टर के एमसीक्यू की बात करने लगे हैं वो हमारे पास है फिजिकल ऑप्टिक्स। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रॉक्सीमेटली, ये हमारे पास 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड होती है, जो कि कांस्टेंट वैल्यू होती है। उसके बाद सेकंड वन है हमारे पास लाइट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साउंड फीलिंग्स। तो वीएन वीएन कहते हैं देखने की स्लाइड, जो लाइट है वो हमारे लिए देखने की स्लाइड पैदा करती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है the locus of all point in the same phase of vibration is called, by definition ये बात है वेव फ्रंट की, ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि इसमें जो ऑल पॉइंट्स होते हैं वो एक सेम फेज में होते हैं, फेज ऑफ वाइब्रेशन होती, तो हम ये हमारे पास वेव फ्रंट कहलाते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल जो होता है उसके एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट मे बी रिगार्डेड एज अ डैश ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, तो सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट होता है। ये हमारे पास हाइगन प्रिंसिपल के जो 2 पॉइंट्स होते हैं उनमें से एक पॉइंट लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास है वेव फ्रंट इन द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन वाइब्रेशन आर इन द सेम, तो वो फ्रिक्वेंसी है, फेज है, वेवलेंथ है, ऑल ऑफ दिस, तो ये सारे के सारे जो होती हैं, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये सेम होते हैं वाइब्रेशंस में। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 6 है, वन कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस इज दैट द टू सोर्सेज शुड बी कोहेरेंट एंड क्लोज टू ईच अदर। वो जो है क्लोज टुगेदर होने चाहिए। दो सोर्सेज को हम कोहेरेंट यानी एक ही सोर्स उस वक्त मान सकते हैं जब वो पास पास रखे हों। अगर वो दूर दूर रखे होंगे तो वो कोहेरेंट नहीं बल्कि दो अलग अलग दिखाई देंगे हमें। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट इज दैट विच एज, स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है, अ सोर्स होता है, पॉइंट सोर्स होता है, या एक्सटेंडेड सोर्स होता है, या नानादी, तो वो हमारे पास एक पॉइंट सोर्स होता है। बी वाला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द पाथ डिफरेंस इज, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पहले तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पता होना चाहिए, यानी जब क्रस्ट के साथ क्रस्ट मिले या ट्रफ के साथ ट्रफ मिले तो वहाँ पर हमारे पास जो इंटरफेरेंस होता है वो कंस्ट्रक्टिव होता है। और अगर हमारे पास क्रस्ट के साथ ट्रफ मिल जाता है या ट्रफ के साथ फिर क्रस्ट मिल जाता है तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है उसमें हमारे लिए पाथ डिफरेंस एम लैम्डा के बराबर होता है। ए वाला ऑप्शन हमारे पास दुरुस्त है। उसके बाद एवरी पॉइंट ऑफ अ वेव फ्रंट मे बी कंसिडर्ड एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये हागन प्रिंसिपल का पॉइंट है एक, वो जो होता है हम जो वेव फ्रंट है उस हर एक वेव फ्रंट को दूसरी वेव के लिए एज अ सोर्स हम मान सकते हैं। उसके बाद है इन यंग्स एक्सपेरिमेंट डार्क फ्रिंज इज ऑब्जर्व्ड व्हेन, जब डी साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास एम प्लस हाफ लेमडा होगा, एम प्लस हाफ लेमडा। बाकी एम साइन थीटा डी प्लस हाफ है या 1/2 डी साइन थीटा एम लेमडा, तो ये सारी बातें जो है हमारे पास रॉन्ग है। ये डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम प्लस हाफ लेमडा, ए वाला ऑप्शन हमारे पास दुरुस्त है। इस वक्त जो होगा यंग एक्सपेरिमेंट में हमारे पास जो फ्रिंज होगी वो पैटर्न डार्क देगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है एन ऑयल ऑफ सरफेस फ्लोटिंग ऑन वाटर सरफेस एग्जिबिट्स ब्यूटीफुल कलर्स पैटर्न विच इज़ ड्यू टू, जब ऑयल सरफेस के जो होती है पानी के ऊपर, यानी जो ऑयल के कलर्स आ रहे होते हैं जब पानी के ऊपर ऑयल गिरता है, तो वो किसकी वजह से होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है। तो वो हमारे पास फिनोमेना जो है वो हो रहा होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से। उसके बाद है हमारे पास व्हेन टू sources of a thin film are parallel and light is incident at a certain angle, dash fringes are formed, circular, elliptical, parabolic या straight। तो हमारे पास जो फ्रिंजेस पैदा होंगे वो दायरे की शक्ल में सर्कुलर पाथ बनाएंगे। उसके बाद है कैन टू हेडलाइट्स ऑफ अ कार कैन प्रोड्यूस इंटरफेरेंस, यस नो पार्शली प्रोड्यूस इंटरफेरेंस या नन ऑफ दिस। तो जो दो लाइट्स होती हैं कार की वो हमारे लिए पार्शली, यानी पार्शली कहते हैं कुछ तो लाइट का हिस्सा एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर करेगा, कुछ लाइट का हिस्सा एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर नहीं कर रहा होता। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेंस इज यूज टू फॉर्म न्यूटन रिंग्स। न्यूटन रिंग्स बनाने के लिए जो लेंस हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास प्लानो कन्वेक्स लेंस होता है। उसके बाद है हमारे पास हाइगन वेव फ्रंट सेंड्स आउट सेकेंडरी वेवलेट्स विद द स्पीड इक्वल टू स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। वो जो सेकेंडरी वेवलेट्स बनते हैं उनकी स्पीड बिल्कुल जो जिस स्पीड से वेव प्रोपेगेट कर रही होती है वो आपस में इक्वल होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास यहाँ दुरुस्त है। उसके बाद आ जाए द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट वेव्स अराउंड द एजेस ऑफ ऑब्स्टेकल और नैरो ओपनिंग इज गार्ड, यानी कि लाइट का अपने तेज किनारों के गिर्द जो मुड़ जाने का अमल है वो क्या कहलाता है, तो ये बाय डेफिनेशन ये डायफ्रैक्शन कहलाता है। तो हमारे पास यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो है वो दुरुस्त लिखा हुआ है।
उसके बाद है द कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज फॉर्म ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन आ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही उसने बात की है। तो जहाँ पर डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा हमारे पास होगा, यानी ब्राइट फ्रिंज के लिए हमारे पास एम लैम्डा होता है। तो ये वाला बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर दुरुस्त है। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज रिलेटेड टू इंटरफेरेंस इन एक्स रे डायफ्रैक्शन। एक्स रे डायफ्रैक्शन में क्या होता है हमारे पास, लॉज पैटर्न, ब्रैग्स लॉ, कॉम्पटन इफेक्ट या हाइगन प्रिंसिपल। तो हमारे पास एक्स रेज का जो फिनोमेना है डायफ्रैक्शन का, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्रैग्स लॉ। उसके बाद है हमारे पास द फिनोमेना ऑफ पोलराइजेशन अकर्स ओनली इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेव टाइप। कौन सी वेव की किस्म है जिनमें हम पोलराइजेशन कर सकते हैं। तो पोलराइजेशन वेव जो है अकर्स, ये फिनोमेना अकर्स करता है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उन्हीं को सिर्फ पोलराइज किया जा सकता है, बाकी लॉन्गिट्यूडनल, मैकेनिकल और मैटर वेव्स को नहीं किया जा सकता। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज यूज्ड टू कर्टन लेंस विंडो। जो खिड़कियाँ होती हैं उनमें कौन सा फिनोमेना इस्तेमाल किया जाता है, डायफ्रैक्शन का, ट्रांसमिशन का, अब्जॉर्प्शन का या पोलराइजेशन का। तो उनमें फिनोमेना जो है वो पोलराइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है कि लाइन, जो लाइट आ रही होती है मुख्तलिफ फेज से, उसको एक फेज में किया जाता है। इन द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर ऑफ डिफरेंट विड्थ ऑफ इक्वल विड्थ, डार्क फ्रिंजेस आर थिकर एंड ब्राइट फ्रिंजेस आर। तो ये जो होती हैं डार्क हो या चाहे ब्राइट हो, उनकी विड्थ जो है वो आपस में बराबर होती है, इक्वल विड्थ की होती है। बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर ठीक है। उसके बाद नीचे हमारे पास है हाइगन वेव थ्योरी ऑफ लाइट कैन नॉट एक्सप्लेन। जो हाइगन वेव थ्योरी थी वो किस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। नंबर 1 डायफ्रैक्शन है, नंबर 2 हमारे पास इंटरफेरेंस है, नंबर 3 पोलराइजेशन है, नंबर 4 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो चाहे डायफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है या पोलराइजेशन है, उसको वो एक्सप्लेन कर सकती है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू लाइट प्रोड्यूस्ड बाय अ लेज़र। लेज़र से जो लाइट प्रोड्यूस होती है इसमें से कौन सी बात उनमें नहीं आती। इनकोहिरेंट, वो कोहिरेंट होती है बिल्कुल। मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक भी तो नैरो बीम भी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी होती है। तो इनकोहिरेंट जो है वो नहीं होती, बल्कि वो कोहिरेंट होती है। उसके बाद है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय हागन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट। जो हागन्स ने वेव फ्रंट कंस्ट्रक्ट किए, कौन सा फिनोमेना उनको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करता, रेयरफैक्शन, रिफ्लेक्शन, डायफ्रैक्शन या रीजन ऑफ स्पेक्टर। तो जो डी वाला जो ऑप्शन है ये यहाँ पर दुरुस्त नहीं दिया गया। तो डी वाला ऑप्शन हमारे पास यहाँ दुरुस्त है इस आंसर के लिहाज से, इस क्वेश्चन के लिहाज से। उसके बाद है ऑन अ रेनी डे इफ़ देयर इज़ एन ऑयल ड्रॉप ऑन अ टार रोड। लेके जो रोड है उसके ऊपर जो लुक होती है उसके ऊपर अगर क्या है ऑयल यानी तेल का कोई कतरा गिरा हुआ हो, कलर्ड रिंग्स आर सीन, वहाँ पर हमें मुख्तलिफ रंग नज़र आ रहे होते हैं। दिस ड्रॉप, उस कतरे के ऊपर, दिस इज बिकॉज, ये किसकी वजह से होता है, इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस ड्यू टू थिन ऑयल फिल्म। वहाँ पर इंटरफेरेंस का जो है वो अमल हो रहा होता है। इन न्यूटन्स रिंग्स द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द लेंस एंड द ग्लास प्लेट, जो पॉइंट है कौन सा, कॉन्टेक्ट ऑफ लेंस का और जो ग्लास प्लेट है। द एयर फिल्म इज मिनिमम, मैक्सिमम, जीरो या इक्वल टू द थिकनेस ऑफ प्लेन ग्लास। तो वो ये हमारे पास है यहाँ पर सी ऑप्शन यानी ज़ीरो, ये वाला हमारे पास दुरुस्त है। उसके बाद है हमारे पास लास्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड व्हेन लाइट वेव इंटरफेयर। जब लाइट वेव इंटरफेयर करती हैं तो उनकी क्या चीज़ है जो कंजर्व रहती है, इंटेंसिटी, एनर्जी, एम्पलीट्यूड या मोमेंटम। तो उसकी एनर्जी जो है, एनर्जी ना तो हम बना सकते हैं ना एनर्जी को तबाह कर सकते हैं, सिर्फ ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग जो एनर्जी है उसकी वो कंजर्व रहती है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 28। इसमें है द प्रिंसिपल यूज्ड इन माइकलसन या मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर इज डायफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, इंटरफेरेंस या है रिफ्लेक्शन। तो वो जो फिनोमेना मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर में होता है वो हमारे पास होता है इंटरफेरेंस। सी ऑप्शन जो है हमारे पास यहाँ पर दुरुस्त दिया हुआ है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। A prism splits a beam of white light into its 7 constituent colors. Which of the following is fundamental reason of this phenomena? के जो प्रिज्म है वो एक सफ़ेद लाइट को उसके 7 रंगों में तकसीम कर देता है। यह फिनोमेना किस वजह से होता है? तो फेज ऑफ डिफरेंट कलर इज़ डिफरेंट,
एम्पलीट्यूड ऑफ डिफरेंट कलर इज डिफरेंट, या एनर्जी ऑफ डिफरेंट कलर इज डिफरेंट, या वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट कलर इज डिफरेंट। क्योंकि हर एक लाइट की जो अंदर 7 कंपोनेंट्स उसके अज्जा पाए जाते हैं, हर एक की वेलोसिटी अपनी होती है, यानी v इक्वल टू एफ लैम्डा वाली बात आ गई। तो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो अपनी हर एक कंपोनेंट है वो अपनी वेलोसिटी के अकॉर्डिंग कोई ना कोई पैटर्न आगे शो कर देता है प्रिज्म में जब लाइट पास कर रही होती है। तो डी ऑप्शन ठीक था हमारे पास। इसके बाद है लाइट अपेयर्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन सिंस, अगर एक लाइट जो है वो सीधी लाइन में जा रही है तो क्या मतलब हुआ, इट इज़ अब्जॉर्ब बाय एटमोसफेयर, इट इज़ रिफ्लेक्टेड बाय एटमोसफेयर, इट्स वेवलेंथ इज़ वेरी स्मॉल, या इट्स वेलोसिटी इज़ वेरी लार्ज। तो इट्स वेवलेंथ इज़ वेरी स्मॉल। अगर लाइट्स हमें ऐसा लग रहा है कि वो एक सीधी लाइन में सफ़र कर रही है तो इसका मतलब उसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत कम होगी। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज़ नॉट एक्सप्लेन्ड बाय हाइगन कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट। तो ये ओरिजिनल स्पेक्ट्रा रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद ये वाला भी रिपीटेड क्वेश्चन है, हाइगन वेव थ्योरी लाइट कैन नॉट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी। उसके बाद है इंटरफेरेंस वाज ऑब्जर्व्ड इन इंटरफेरेंस चैम्बर व्हेन एयर वाज प्रेजेंट, जब वहाँ पर हवा मौजूद थी। नाउ द चैम्बर इज इवैक्यूएटेड, यानी हमसे हवा वहाँ से निकाल देते हैं। एंड इफ द सेम लाइट इज़ यूज, और वही लाइट दोबारा इस्तेमाल करते हैं। अ केयरफुल ऑब्जर्वर विल सी, तो जो मुशाहिदा करने वाला वो क्या देखेगा, नो इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस विद ब्राइट बैंड्स, इंटरफेरेंस विद डार्क बैंड्स, या इंक्रीज्ड फ्रिंजेस विड्थ। वो ये देखेगा कि जो फ्रिंजेस बन रही थी उनकी जो मोटाई है, चौड़ाई जो है, चौड़ाई में क्या हो जा रहा है, इजाफा होता जा रहा है, तो वो उनकी फ्रिंजेस बढ़ती जाएंगी। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 34, इफ़ अ सोर्स ऑफ लाइट इज़ मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जर्वर, कि सोर्स ऑफ लाइट जो है वो एक साकिन ऑब्जर्वर है, उससे दूर जा रहा है, देन फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट wave appears to change of because of Doppler effect, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन। तो डोपलर इफेक्ट की वजह से ये जो है चेंज हो रहा है, उसको हम डोपलर इफेक्ट की मदद से स्टडी भी कर सकते हैं। उसके बाद है फॉर अ सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी कंडीशन। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए कौन सी कंडीशन जो है वो ज़रूरी है, बोथ लाइट रेज मस्ट हैव कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस, तो both light beams must be narrow, both light rays must be close to each other, both light rays must be form of same amplitude। तो उनका जो है ये कोहेरेंट होने के लिए या इंटरफेरेंस के लिए फेज का डिफरेंस जो है ना वो सेम होना ज़रूरी होता है। तो उनका कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा तो वो हम इंटरफेरेंस क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद है सिग्नल फ्रॉम अ रिमोट कंट्रोल टू डिवाइस ऑपरेटेड बाय इट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ, जो रिमोट कंट्रोल जैसे टीवी रिमोट होते हैं, बच्चे खेलते हैं जिन गाड़ियों से उनके रिमोट होते हैं, तो वो जो रिमोट से सिग्नल निकलते हैं वो किस स्पीड से ट्रेवल करते हैं। तो यहाँ पर साउंड है लाइट, अल्ट्रासोनिक और सुपरसोनिक है, तो वो लाइट के अकॉर्डिंग, लाइट की स्पीड के साथ वो हरकत करते हैं। उसके बाद है इफ़ वेव कैन पोलराइज इट मस्ट बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी रेंजेस इंक्लूड मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिटेड बाय अल्ट्रावायलेट ट्यूब्स, जो अल्ट्रावायलेट ट्यूब से निकलती हैं उनमें मोस्टली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी फ्रिक्वेंसी रेंजेस क्या हैं, यूज्ड इन सनबेड, जो इस्तेमाल की जाती हैं सनबेड के अंदर, तो उनकी रेंजेस है 5 क्रॉस 10⁻14 से लेकर 5 क्रॉस 10⁻17 हर्ट्ज तक। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ जो है हमारे पास वो दुरुस्त है।